घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। कश्मीर घाटी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 5 लाख लोगों को अब भी राहत का इंतजार। सेना और एनडीआरएफ का राहत और बचाव कार्य जारी। और यूपी में उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच वोटों के लिए चार्जशीट और एफआईआर का सियासी दंगल। 5 लाख लोग अब भी जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर घाटी में, जहां पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी काफी लोग फंसे हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लोग अभी भी उन्हें सहायता का इंतजार है। हालांकि लगभग 1 लाख लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। सेना की कई टीमें लगातार राहत कार्य में लगी हुई है और अकेले श्रीनगर शहर में से 800 लोगों को अभी निकाला गया है। कम से कम अलग अलग 82,000 लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा चुका है, शिविरों में पहुंचाया जा चुका है। कुल मिलाकर के जो इस वक्त चुनौती है वो कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती ये है कि जो आपदा प्रबंधन है, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके लिए जिस तरह के तालमेल होने चाहिए थे, उस तालमेल का अभाव वहां पे दिख रहा है। दूसरी चुनौतियां हैं खास करके जो सेना और एनडीआरएफ की टीम के लिए, जहां से लोगों को वो निकालना चाहते। कुछ ऐसे भी इलाके हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के बिल्कुल नहीं निकलना चाह रहे हैं, इसके बावजूद कि सेना वहां पहुंच कर उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर अभी भी राहत और बचाव के लिए सेना पहुंचने में अभी भी वहां पे पूरी तरह से वहां पे पहुंच नहीं पाए, ऐसे भी इलाके हैं। और कुछ लोगों को जिन्हें श्रीनगर से या फंसे हुए जहाज पे थे उनको निकाल कर लाया गया है। निकालने के बाद वो क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, ये आपको हम दिखाते हैं। श्रीनगर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से पानी का स्तर नीचे गिरता जाए, उसी तरह से वहां पर राहत कार्यों में भी तेजी की जाए। इस समय हम खड़े हैं जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट, जहां पर अभी श्रीनगर से जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू लाया गया है। हमारे साथ यात्री मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कितने दिनों से आप वहाँ पर फंसे हुए थे और अभी सूरत हाल क्या है वहाँ पर? हम 4 दिन से वहाँ फंसे हुए थे और अब सूरत हाल वहाँ पे थोड़ी नॉर्मल हो रही है, थैंक्स टू इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी और लोकल पुलिस। वो सब मैनेज कर रहे हैं अच्छी तरह से और होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद इन 2 और 3 डेज नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। आप कौन सी जगह फंसे हो तो वहाँ पर इस समय और कितने यात्री वहाँ पर आपके अलावा हैं? हम तो राजबाग में इनिशियली फंसे हुए थे, उसके बाद हम आगे टीआरसी में फंस गए। तो मेरे हिसाब से राजबाग में अभी काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग एयरलिफ्ट कर लिए गए हुए हैं और टीआरसी में भी लोग अपने अपने डेस्टिनेशंस को जा रहे हैं। जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। जिस तरह से राहत कार्य दी जा रही है वहाँ पर काफ़ी, क्या वहाँ पर सही हाथों में पहुँच पा रही है? एक्सीलेंट। मैं कहता हूँ कि हैट्स ऑफ टू इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, लोकल पुलिस और लोकल जो वहाँ के यूथ है, वो जितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की इस वक्त शिकारों में निकालने की, किश्तियों में निकालने की, कमेंडेबल जॉब। जिस तरह से इन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन, सेना वहाँ पर अपनी पूरी तरह से मदद कर रही है, लोगों की जितनी कोशिश हो सके, जो उन्हें मुहैया सहायता की जा सकती है वो करवाई जा रही है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद है। आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से फंसे हुए थे वहाँ पर? हम लोग जम्मू से रहने वाले हैं और कश्मीर में पिछले 10 दिनों से कश्मीर में फंसे हुए थे और हम लोग ज्येष्ठा देवी मंदिर में बैठे हुए थे। उसी में गोल्फ कोर्स में एक रिलीफ कैंप लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसी में एयरलिफ्टिंग वगैरह हो रही है, शॉर्टेज के ये द्वारा एयरलिफ्टिंग हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो है वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लाइन में लोग लगे हुए हैं जो वहाँ से निकल आना चाहते हैं, जिनको एयरपोर्ट को कोई एक्सेस नहीं मिल रहा है, एयरपोर्ट जाने को कोई एक्सेस नहीं है, हाईवे ठीक नहीं है, हाईवे को जाने को कोई एक्सेस नहीं है, तो वो भी फंसे हुए हैं। उनके लिए मतलब खाने वाने का भी प्रबंध कोई इतना खास सरकार की तरफ से नहीं है अभी। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिन, पिछले 2-4 दिनों से तो बिल्कुल ही नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में उसका सही जो है ज़्यादा इसमें हो। क्या बाढ़ का पानी जो है वो कम होता नजर आ रहा है वहाँ पर? डेफिनेटली बाढ़ का पानी तो कम होता नजर आ ही रहा है, लेकिन कश्मीर की वैली की प्रॉब्लम यह है कि एक बार जिन इलाकों में पानी चला जाता है उसको डिवाटरिंग करके ही वापस लाया जा सकता है। ऐसे ऑटोमेटिकली जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से पानी अंदर घुसता है, ऐसे कई इलाके हैं जिनमें बहुत ही
तेजी से पानी नदी की तरह पानी अंदर घुस गया और मकानों को भी डैमेज हुआ। लोग तीसरे चौथे मंजिल पे छतों पर चिल्लाते रहे। तो आज सूरत हाल ये है कि आज दोनों ही रोड फिलहाल बंद हैं। एयरपोर्ट को भी एक्सेस बंद है, हाईवे को भी एक्सेस बंद है और पूरे श्रीनगर सिटी में मैक्सिमम दुकानों में जो है खाने पीने का सामान जो है वो खत्म हो चुका है। वो कश्मीर के सूरत हाल की ये तस्वीर वो बयां करती है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन हमने इनके जज्बातों के जरिए ये जानने का प्रयास किया कि इस समय श्रीनगर में किस तरह के हालात है, किस तरह की मुश्किलें हैं और राहत व बचाव कार्य जो वहां करवाया जा रहा है उसका अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है। कैमरामैन कुलवंत बंद्रा के साथ अमित कुमार, जैन टीवी, जम्मू। जम्मू से हमारे संवाददाता अमित थे, लाइव देख रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे और जो उन्होंने बताया ये वो लोग हैं वो जो श्रीनगर से निकाले गए हैं और जम्मू लाए गए हैं, जम्मू पहुंचे हैं, सुरक्षित स्थानों पे लेके उनको लाया गया है, रखा गया है, उनसे बातचीत कर रहे थे। कुल मिलाकर के जो स्थिति है, हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में अवधेश कुमार, पुष्पेंद्र कुमार जी, कुलश्रेष्ठ और हमारे साथ वरिष्ठ राजनेता हरिकेश जी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं हरिकेश जी, एक बहुत अहम सवाल है कि अभी भी 4-5 दिन से जो बात कह रहे हैं कि 4-5 दिनों से, हालांकि सेना ने बहुत लाख लोगों को वहाँ से निकालना, ऐसी स्थिति में मौसम बिगड़ा हुआ हो, तमाम चीज़ों में कठिन है, लेकिन 5 लाख लोग आज भी अब तक फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक बहुत खास चीज़ दिख रहा है। आज वहाँ पे MOS जो हैं PMO में वो गए हैं, गृह सचिव यहाँ से वहाँ गए हैं, जम्मू कश्मीर गए हैं। कुल मिलाकर के जो स्थिति है वहाँ पे, उसमें एक लगता है कि आपात की स्थिति से जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारी कॉम्पिटेंसी है उस पर कई तरह के सवाल सबके मन में उठ रहा है और ये सवाल जायज़ भी है। देखिए, कई बातें आपने कहा। पहली बात तो ये है कि जिस डायमेंशन की ये कैटास्ट्रॉफी है उसको आप मतलब इसका अनुमान भी लगा पाना मुश्किल था। वैसे करीब 4 साल पहले ही इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक ने इस बारे में बताया था कि इस तरह की स्थिति कश्मीर में हो सकती है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और इसके साथ साथ ग्लेशियर्स वगैरह के पिघलने की वजह से होने की संभावना थी। अभी इसके पहले वाले साल में वहाँ उत्तराखंड में हुआ ही था, केदारनाथ में, आपको पता ही है जी। तो उसी का रिपीटेशन है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इतना आकस्मिक तरीके से होती हैं, लेकिन उससे निपटने की जो हमारी तैयारी है, कॉम्पिटेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी जो व्यवस्था है, आज आप 5 दिन के बाद पहले प्रधानमंत्री जाते हैं, उससे पहले गृह मंत्री जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे गृह सचिव और वहाँ पे तमाम वही आ रहे हैं आपके पास कि जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में, अगर पहले से कोई व्यवस्था की गई होती तो उसकी अलग बात थी, लेकिन वो आप देखिए साल भर पहले उत्तराखंड में इस तरह से इससे बड़ी त्रासदी थी, लेकिन उसके बाद हमने कुछ सीखा नहीं साल भर में। ऐसा आप नहीं कह सकते, उसमें कुछ किया जरूर होगा लोगों ने, लेकिन ये जितनी तेजी के साथ अभी कश्मीर में भले ही 4 लाख आदमी अभी फंसे हुए हैं, आप जैसा बता रहे हैं, लेकिन 1 लाख लोगों को जितना तेजी के साथ निकाला है और खासतौर से हमारे फौज के लोगों ने जितना मेहनत से काम किया, फौज के लोग, एयरफोर्स के लोग निकाल रहे हैं, लेकिन अपना लाइफ रिस्क में डाल करके, आप देखिए तो ये चीज भी उनकी तारीफ भी इस मामले में की जानी चाहिए। उनकी तारीफ तमाम लोग कर रहे हैं जिनको बचाया गया है, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें और भी आपको करनी चाहिए और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें तो तब आप जान पाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं जब कोई इस तरह की घटना भी होती है। कुछ चीज़ों को तो आप इमेजिन कर लेते हैं पहले से कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसकी आप एक व्यवस्था करके रखते हैं। ऐसा हम नहीं मानते कि कुछ भी पहले से लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन किया जितना कर सकते थे या करना चाहिए था उसमें आपको कमी दिखाई दे सकती है। मेरा सवाल वो नहीं है रिकेश जी, जो सेना ने जो सेना जो काम कर रही है, जो एयरफोर्स का काम है, जो इंडिया जो काम हो रहा है वो बहुत ही बेहतर है। मिलिट्री के तो तीनों वो बहुत बेहतर है। सवाल है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी व्यवस्था है, जिस तरह की हमारी तैयारी है, जिस तरह से हम इन चीज़ों से निपटने की हमारी तैयारी, तालमेल और स्वाभाविक रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट, भारत की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद उस पर, गृह मंत्री, गृह सचिव, MOS, तमाम लोग हाइपर एक्टिव हैं, लेकिन इसके हमारी ये देखा कि इस प्रधानमंत्री के वहाँ जाने के बाद तो खैर बहुत तेजी के साथ काम और तेजी से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं बहुत जल्दी गए,
तो ये सब चीजें जो हुई हैं, मैं मानता हूं कि वो तो एक सरकार का रिस्पॉन्स है, रिस्पांस है और वो इमीडिएट था, वो इमीडिएट बिल्कुल है, तो उस पे सवाल नहीं उठ रहा है। इससे काम में उस पर तेजी आई। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि और व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी जो तैयारियां रहती है, आप अपने देश के पूरे वैज्ञानिक जो विकास है इस देश का, सारा इसमें जो आपकी रिसोर्सेज हैं, उन सबके आधार पर सब मिला के अगर आप सोचेंगे ना, तो आप खाली ये कह सकते हैं कभी और करना चाहिए। अमेरिका में जब तूफान आया था, आपको पता होगा, जॉर्ज बुश के टाइम में तो बुरी हालत हो गई, जॉर्ज बुश भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। तो जबकि अमेरिका तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है और लेकिन वहाँ तैयारी की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ तैयारियों की, तालमेल की, इक्विपमेंट्स की, जो साधन की, उनकी वो कमी नहीं थी। इस वक्त जो आपको यहाँ दिख रहा है वो सरकार की तरफ से त्वरित कार्रवाई दिख रहा है, त्वरित प्रतिक्रिया दिख रही है। लेकिन जो जिसकी मैं अवधेश जी जो बात में लगातार जिस पे हरकेश जी कह रहे हैं कि हम उसको जोड़ते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से और रिसोर्सेज से। अगर आपके पास किसी चीज का इमेजिनेशन है भी कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम ये काम कर सकते हैं, तो उसमें बहुत से काम आप अपने वो टेक्नोलॉजिकल वीकनेस की वजह से, अपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के वीकनेस की वजह से, रिसोर्सेज की वीकनेस से नहीं कर पाते हैं। चाहते तो हैं कि आप कर दें, इसलिए हम मानते हैं कि कुछ और हो सकता था या किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ होगा। लेकिन जो हो रहा है, मैं समझता हूं कि आज की वो बहुत ही बेहतर है। कम से कम उत्तराखंड में जो हुआ था उससे ज्यादा तो इस यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल। उत्तराखंड वाले मामले में एक बात और है, ध्यान में भी देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ था वो सेकंड्स में हुआ था, ऐसे जगह पर हुआ था और इतने कम समय में हुआ था कि उसमें कोई व्यवस्था आसानी से तुरंत कुछ कर भी नहीं सकती थी। चलिए, पहले अवधेश जी के पास जाने से पहले जितेंद्र सिंह ने वहां का जो दौरा किया, क्या कहा जितेंद्र सिंह ने, आपको हम दिखाते हैं। इस प्रकार की सहायता भी चाहिए होगी और जितनी भी मात्रा में चाहिए होगी वो नई दिल्ली की ओर से उपलब्ध रहेगी। नेशनल कैलेमिटी के अंतर्गत भी जिस प्रकार की सहायता उपलब्ध की जाती है उससे कहीं अधिक सहायता इस समय केंद्र की ओर से उपलब्ध है। और एनडीआरएफ के अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। हमारी तरफ से कोई भी कमी हम छोड़ेंगे नहीं लोगों को निकालने में। इसी कारण पिछले 2-3 रात से कंटिन्यूअस ऑपरेशंस चल रहे हैं। AN-32 C-130 आया था कल रात को, और भी सॉर्टीज हो रही हैं, हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं। अवधेश जी, 78 हेलीकॉप्टर, 5 लाख लोग अभी भी राहत के इंतजार में हैं। 1 लाख लोगों को इतने कम समय में निकाला गया। राहत और बचाव दोनों जारी है। कल स्टोन पेल्टिंग भी हुआ, लेकिन आज स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ। आज आर्मी ज़्यादा लोगों को निकाल पाए हैं, आर्मी के लोग लगे हुए हैं, एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है कि आज आप देखिए, गृह सचिव वहाँ गए हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में MOS जितेंद्र सिंह वहाँ गए हैं, और ये बात साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ जो स्थानीय प्रशासन, राज्य के प्रशासन, केंद्र के प्रशासन, आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, जो तमाम जो हमारे पास चीज, उसमें एक तालमेल का अभाव जो है वो साफ साफ दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल है, ये बात मैंने पहले दिन भी उठाई थी, कल भी इस पर चर्चा हुई थी और आज भी मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने स्पेशल बैठक ली है जिसमें कि रक्षा मंत्रालय के लोग थे, दूरसंचार मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के लोग थे, एनडीआरएफ के लोग थे और साथ ही साथ सेना के भी लोग थे और स्वास्थ्य विभाग के लोग थे जी। और उसमें यह हुआ है कि चूंकि श्रीनगर में कौन प्रशासनिक अधिकारी कहाँ फंसा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में, कौन पुलिस कहां फंसा है, डॉक्टर कहां फंसे हैं, 3-3 मंत्रियों का पता नहीं है, तो बेहतर तो सेवा तभी होती है जब स्थानीय प्रशासन उसमें स्वाभाविक रूप से साथ लगे। रास्ता वही जानते हैं, स्थान वही जानते हैं, जब उनका आता पता नहीं है तो ये जिम्मेवारी इस समय केंद्र सरकार की आ गई। आज उसी पर चर्चा हुई है और सब लोगों को फिर उस ढंग से जल्दी काम पर लगे, जो जहां है भूखे वहां राहत पहुंचाए जाए, यह प्रधानमंत्री ने निर्देशित किया है। अब जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऐसी आपदाओं से निपटने में जो हमारा जो आपदा राहत प्रबंधन है वो क्या सक्षम नहीं है, ये आपका मूल प्रश्न बार बार आ रहा है। देखिए, आपदा राहत प्रबंधन एक विभाग तो है, लेकिन वो विभाग अपने आप में संपूर्ण नहीं हुआ है भारत में अभी तक, पहली बात है। दूसरी बात है कि उसकी जितनी संख्या चाहिए देश में उसमें अभी कमी है। एक टीम में मान लीजिए 50 लोग होते हैं, आपने 15 टीम भेज लिया तो 750 लोग जाएंगे।
तो वो भी सेना के साथ मिलकर काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और सेना की वहां टीमें हैं। हमारे देश के आपदा राहत व्यवस्था में अभी तक समस्या है, उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। उसमें संसाधन यंत्रों के स्तर पर भी बढ़ाने की जरूरत है, प्रशिक्षण के स्तर पर भी बढ़ाने की जरूरत है, और साथ ही साथ संख्या बल में भी बढ़ाने की जरूरत है, उनकी ट्रेनिंग हो। क्योंकि इस प्रकार से आपदाएं, जिस प्रकार से हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की है, अब छोटी मोटी आपदाएं जो आ रही हैं वो तो खबर में भी नहीं बनती है। क्योंकि अभी बिहार में बाढ़ है, लगातार 7-8 जिले डूबे हुए हैं, उसकी चर्चा उतनी नहीं हुई। गुजरात में बाढ़ है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ है, उसकी चर्चा नहीं है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ है, क्योंकि वो सब बाढ़ हैं, वहां भी समस्याएं हैं। लेकिन बड़े कहर हमारे देश में लगातार आ रहे हैं, इसलिए इससे सबक लेकर के उसकी आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं दिलीप जी। एक बात है। दूसरी बात यह है कि आप कश्मीर के भौगोलिक स्थिति को समझना। उस दिन भी हम लोगों ने कहा कि कश्मीर जो है ऐसे तलछटी की तरह है, वो जिसको हम लोग पहले वो कटोरा बोलते थे ना, कि नीचे से है, खासकर वो घाटी का जो इलाका है जी। तो अंग्रेजों ने तो वहां कुछ फ्लड चैनल बनाए थे। अंग्रेजों के जाने के बाद 1948 में जब बाढ़ आई तो नेहरू जी ने वहां के प्रशासन को कहा कि भाई अंग्रेज इंजीनियरों से मदद लो, और स्पेशल इंजीनियर्स आए। उन लोगों ने जो है एक तो 42 किलोमीटर लंबा जो है सुरंग बनाया था फ्लड चैनल्स के रूप में। वो फ्लड चैनल्स पूरे कश्मीर से खत्म हो गए हुए हैं, क्योंकि चेनाब और झेलम की पेटी तक में वाणिज्यिक और रिहायशी मकाने बन चुकी है। फ्लड चैनल्स बंद हैं। तो पानी निकालने का कैसे काम हो, ये इस समय आवश्यक है, जो कि नहीं हो रहा अपने आप भी। नहीं तो बारिश रुक गई है, 3 दिन से बारिश नहीं है, उस पानी को निकल जाना चाहिए था। आज तो यह दिखाई दे रहा है कि महिलाओं और बच्चों के शव जो हैं वो श्रीनगर की गलियों में तैर रहे हैं पानी में, आज दिखाई दिया है। इसलिए उनकी कितनी संख्या होगी अभी कहना कठिन है। तो उसके अनुरूप निसंदेह अब जिस प्रकार से बड़े आपदाएं आ रहे हैं, इस सरकार को सबक लेना चाहिए। तात्कालिक योजना तो जो है, लेकिन दूरगामी योजना से निश्चित रूप से उसके अनुरूप प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर समझ और उस प्रॉपर संसाधन के साथ वो काम करें। लेकिन कश्मीर की त्रासदी से अभी बाहर निकलने में दिलीप जी समय लगेगा, क्योंकि गांव तक तो अभी हमारी सेना और वो पहुंच ही नहीं पाई है। हालांकि 79 विमान जो है वहां आप काम कर रहे हैं, 710 उड़ान इन्होंने भरा है, 817 टन अनाज वहां बांटा गए हैं। तो ये कोई सामान्य नहीं बात हुई है, लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए था उस मामले जो में इसका स्केल है, जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, हम 1 लाख लोगों को निकाल के सुरक्षित स्थान पे लाए हैं। अनुमान है कि 5 लाख लोग फंसे हुए हैं। पुष्पेंद्र, इस वक्त लगातार आर्मी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, यहाँ तक स्थानीय प्रशासन, तमाम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आज आप देखें कि जो सवाल मैं हरिकेश जी से भी मैंने कहा था, अवधेश जी से भी कहा कि आप पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो पहुंचते हैं वहाँ कोऑर्डिनेट करने के लिए, गृह सचिव वहाँ पहुंच रहे हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए। और स्वाभाविक है अगर ये पहुंच रहे हैं 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, रविवार को प्रधानमंत्री गए थे, उससे पहले गृह मंत्री होके आए, तो चीज़ें जो है अब भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लगातार प्रधानमंत्री और सरकार ने जिस तरह से इसके लिए कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई की है, उसके बावजूद भी 5 लाख लोग फंसे हुए हैं। दिलीप, देखिए, हरकेश भाई ने जो बात कही है और अवधेश भाई ने भी काफ़ी लंबा इतिहास बताया वहाँ का पूरा, लेकिन आप हमारे देश में देखें कि ये तो चलिए हम मानते हैं कि एक नेचुरल क्लेमिटी है जो किसी को बता के नहीं आती है, लेकिन हमारे देश में इतने सारे अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग हैं, 40 बच्चे मर जाते हैं, खबर बनती है और खबर छपती है और बताया जाता है कि यहां पहले भी 2 हादसे हो चुके होते हैं, लेकिन उस खबर के बाद भी वहां दोबारा गेट नहीं लगता है। तो ये तो एक ऐसी क्लेमिटी है जो किसी को बता के नहीं आई है, जो बता के आ रही है हमारे देश में, जहां 40 लोग, कभी 20 लोग, कभी 25 लोग इस तरीके से रेलवे क्रॉसिंग पे मर जाते हैं और लोगों को पता है तब भी वहां कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि इस समय जो राज्य सरकार है, ये कश्मीर की स्थिति को आप देखें राजनीतिक तौर पे कि वहां केंद्र सरकार की एक दखलंदाजी ना के बराबर है और राज्यों के मुकाबले पे। आज जिस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, केंद्र के नाम पे जो वहां फोर्स मौजूद है, जो आर्मी मौजूद है, जिसकी वहां लगातार मुखालफत होती है, कुछ पत्थर फेंकते हैं, कुछ आर्मी से डायरेक्ट लड़ते हैं, कुछ उनके खिलाफ जहर उगलते हैं, वो तमाम 152 तंजीमें जो इसमें कश्मीर के अंदर आजादी की जो मुहिम चला रही हैं, उनका कोई भी मर्द मुजाहिद नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। फौज जो काम कर रही है, वो फौज इस देश में या दुनिया की कोई फौज बाढ़ से बचाने के लिए नहीं बनती है। फौज जो कुछ कर रही है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रही है, और फौज के अलावा जिन लोगों को वहां होना चाहिए था, चाहे वो कोऑर्डिनेशन का मामला हो,
चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या और दीगर जमातें हो, वहां कोई नजर नहीं आ रहा है। अब सारा का सारा जिम्मेदारी फौज के ऊपर है। फौज को भी लोकल डूब रहे हैं भैया, उनको भी निकालना पड़ रहा है। लीजिए बात जी लोकल ट्रेन के बारे में, उसके बारे में जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं होगा तब तक आर्मी सब जगह नहीं जा सकती है। और ये कोई ऐसा नहीं था कि जहां पहले से पता था, जो केंद्र सरकार कर सकती थी वो उसने किया। मेरा सवाल यह है कि आप जिस बात पे बार बार इशारा कर रहे हैं, क्या केदारनाथ की ट्रेजेडी के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर, आपको याद होगा आप ही के चैनल पर एनडीआरएफ के एक बड़े अफसर यहां आए थे और उन्होंने टेलीविजन पे बोलने से मना किया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने यह बात साफ साफ कहा कि एनडीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आज अपना एक हेलीकॉप्टर नहीं है कि वो अगर कहीं हो तो फौरन टीम उतार सके। उसके लिए भी उनको 10 जगह सरकारी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो मिलता है कि नहीं मिलता है। उनके पास अपनी जीपें नहीं है। तो आप एनडीआरएफ को, जिसको हमने एक बिल्कुल यही मेरा तो वो चीजें हमारे आराम के वक्त में तैयार नहीं होती हैं। सरकार इसको आए हुए भी 3 महीने हुए हैं, उससे पहले कोई दूसरी सरकार थी, लेकिन ये तो एक परमानेंट चीज होनी चाहिए। उसका कोई इंतजाम हमारे देश में होता नहीं। हम ये कहते हैं कि केदारनाथ के बाद हमने कोई सबक सीखा है, हमें नहीं पता है। केदारनाथ के बाद चीजें हो गई, राहत मिल गई, लोगों में बात हो गई, बात खत्म हो गई, चले जाएंगे। इसी तरह कश्मीर भी 2-4 महीने के बाद सुधर जाएगा, लोग इलेक्शन में लग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हमारे देश में किसी समस्या का नहीं ढूंढा जाता है। हर चीज को डेली वेजेस पे इस्तेमाल करके खत्म, भाई चलिए आज मरहम पट्टी हो गई, फिर आगे की देखेंगे। वो बीमारी की जड़ तक कोई नहीं पहुंचता है हमारे देश में। जी वही सवाल अवधेश जी, जो कि आप 1 साल पहले जो कुछ हुआ, चलिए आज एक सरकार प्रोएक्टिव होके काम की वहां पे और उसका आपको रिजल्ट दिख रहा है। इसके बावजूद की तैयारी हमारी नहीं थी, उस तरह की तैयारी हमने नहीं किया है, ना एनडीआरएफ के ना अलग आपदा प्रबंधन की हमारी जो तैयारी है। ये तो बाहर की बात है। आप दिल्ली में अगर देख ले, डेंगू आ जाता है, फ्लू आ जाता है तो अस्पताल में जगह नहीं मिलता आपको। ये स्थिति है राजधानी की। तो मेरा सवाल है कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं? लगातार इस पे बहस चर्चाएं होती है, जब भी कुछ इस तरह के आपदा हो, जब भी इस तरह कोई बातें हो, तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। देखिए, ये इससे तो मैं पूरी तरह सहमत नहीं होऊंगा कि हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारे सामने चीन में भी बाढ़ आता है, वहां भी पूरी सेना लगती है और इस प्रकार से काम होता है। सेना लगती है, काम होता है, उसका सवाल नहीं है। नहीं, मैं जो सेना का काम नहीं है बाढ़ से लोगों को निकालना। ना, सेना का काम नहीं, कतई कोई काम नहीं है। ये आपको गलत है यार, कैसे आपको नहीं पता है? आर्मी को ट्रेनिंग नहीं दी जाती बाढ़ निकालने की। भैया सेना की नहीं, कतई नहीं दी जाती। नो, सेना को सारे काम बाढ़ निकालना उसका काम नहीं होता है। ये तो सेना कर रही है, ये उसका काम नहीं होता। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया छोड़ दिए, भारतीय सेना की बात कर रहा हूं। ये मैं आपकी पढ़े हुई बात नहीं कर रहा। भारत में किसी सैनिक को बाढ़ से निकालने का काम नहीं सिखाया जाता। बिना सेना के हो ही नहीं सकता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, उसमें तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं। नहीं, ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को ट्रेन करना चाहिए उनके पास हेलीकॉप्टर तक नहीं है। नहीं, आपका ये ऐसा है कि एनडीआरएफ जो है वो तो बेचारा बना ही है 2005 में। सच बात तो यह है 2005 में, बेचारा 2005 से लेकर और 2 साल में उसकी तैयारी होगी। 14 हुआ है तो वो एनडीआरएफ 9 साल में हम उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसा है कि एनडीआरएफ के जो सेंटर उनको साधन नहीं दे सकते हैं। उनको बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है, उनको संसाधन भी मिले हैं, लेकिन जिस ढंग के आपदा आ रही है उस ढंग की व्यवस्थाएं कम है। पहली बात तो यह है। दूसरा, सेना के पास भी जो हेलीकॉप्टर होती है उसमें ऐसे हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं जो कि ऐसे समस्याओं में, वो अर्थक्वेक में, बाढ़ में, राहत में काम आए। ये बहुत साफ बात है, ऐसा नहीं है। और सेना की एक नागरिक भूमिका है, एक सिविल सेवा की भूमिका भी है और एक सेना के युद्ध की भूमिका है। कहीं भी जब आपदा आती है तो सेना वहां जाती ही जाती है। हमारे देश में यह बात सही है कि हमारे देश में अभी उस स्तर की राहत व्यवस्था, बचाव व्यवस्था नहीं डेवलप हो पाई है जो होनी चाहिए। एक दूसरा, हमारे देश में उस प्रकार के पूर्व आकलन की भी व्यवस्था, एनडीआरएफ का काम यह भी केवल यही नहीं है कि राहत और बचाव भी करे, एनडीआरएफ को ही यह जिम्मेवारी हो। एनडीआरएफ देखिए गांवों में जाकर ट्रेनिंग देती है कि आप कैसे बचे, उनकी बहुत सारे काम है। उस क्षेत्र में छोटे छोटे जो स्थानीय क्वेक होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है। वो बहुत सारे काम कर रहे हैं एनडीआरएफ के लोग कि आप ऐसे में कैसे बचे, कैसे सुरक्षित रहे, बाहर आए तो कैसे भागे, छोटी छोटी वो कौन सा सामान खरीदे, वो जनता को भी अवेयर करने का काम है। साथ ही साथ मेरा कहना है कि एनडीआरएफ का जो है कि के साथ
जो भारत का मौसम भविष्यवाणी विभाग है उसके बीच जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो आज तक नहीं बनाया। हम लोग उसके सेमिनार में रहे हैं, उन लोगों ने मांग भी की थी कि हमारा अगर उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो तो हम एक आकलन भी पहले से कर सके, फिर वहां जाके लोगों के पहले से थोड़ा सचेत भी कर सके कि आपके यहां ये संभावना हो सकती है। तो इसके बाद उसको डेवलप करने की जरूरत महसूस हो रही है। ये बात मैं निश्चित तौर पर कहता हूं। जो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि सेना को इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, वो है सेना की अपनी ट्रेनिंग होती है जिसमें ये तमाम और ये जो सेना है दिल्ली, ये सारी सेना कश्मीर के अंदर जो मौजूद है, जिसके खिलाफ वहां की सियासी तंजीमें, वहां के लोग और बहुत सारे पत्थर फेंकने वाले लोगों के साथ में रहने वाली सेना है। ये बाहर से सेना नहीं आई है और इस सेना के 1000 परिवार भी इसमें फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए कोई अलग से ऑपरेशन नहीं किया आर्मी ने। आप बात को समझे, मैं कह रहा हूं। नहीं, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं कि सेना बच्चों का, सेना के परिवार ऐसा है। देखिए, मैं बहुत पहले से आपको दो एक बात कह रहा हूं। आपके पास कुछ तो व्यवस्था है, एनडीआरएफ है, उसको भी ट्रेनिंग है, कुछ जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास जो दूसरी फोर्सेज हैं उनके पास भी कुछ ट्रेनिंग है, वो भी कुछ जानते हैं, उनके पास भी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज और वो काम कर देते हैं, वो सब अपना काम किए। सवाल है कि इन सब में कमी है, तो कमी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। वो 3 चीज पर मैं शुरू से जो आपसे कह रहा हूँ 3 पर डिपेंड करता है। आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है, आपकी रिसोर्सेज क्या है। इस सबसे इन तीनों चीजों को जुटाने के लिए जो आपको इन तीनों चीजों को जुटाने के लिए जो सोच होनी चाहिए, जो सरकार होनी चाहिए, जिन सरकारों को काम करना चाहिए, वो काम नहीं हुआ है। उनके कमी के हिस्से में आप बेशक डाल दीजिए और उनके ऊपर ब्लेम भी लगाइए, सब कुछ करिए, ब्लेम की बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं जी। आज तो मान लीजिए बाढ़ आई है तो ये समस्या है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। कहीं अर्थक्वेक आ जाएगा तो और अचानक कभी बहुत छोटे डायमेंशन का आता है, कभी बहुत बड़े डायमेंशन का आता है। तो उन सारी चीज़ों में जो स्थिति बन जाती है एकदम, उसको कोई भी व्यवस्था जितना त्वरित गति से आप चाहते हैं कि उसको टैकल कर ले, बड़ा आसान नहीं होता। शायद दुनिया की कोई व्यवस्था इस समय नहीं है जो उसको टैकल कर ले, लेकिन फिर भी हमको अपने इन सारी चीज़ों को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। मैं इतना मानता हूं ऐसे समय में, लेकिन जो कुछ है आपके पास, हाँ, उसको लेके भी तालमेल का जब अभाव हो। हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि जैसे मान लीजिए आज एक इस तरह की कैलेमिटी हुई, कैटास्ट्रॉफ हुआ, तो हम उस पर सोच रहे हैं कि हमने पूरी रिसोर्सेज उसी पर क्यों न लगा दी। कल को कोई दूसरी चीज हो जाएगी तो कहेंगे आज तक तो उस पर भी सरकार ने नहीं किया। सरकार जैसे आपके जेब में अगर 100 रुपए हैं और 20 काम करने हैं तो 100 में ही तो आप बांटेंगे, 2 रुपए इस पर, 5 रुपए उस पर, 25 रुपए उस पर, 13 रुपए। देखते तो आपको भी पता है राकेश जी की जो देश में साधनों के जिस तरह से लूट हुई, संसाधनों की लूट हुई है, वो तो गलत बात है, उसको कोई नहीं जस्टिफाई करेगा अगर ऐसा हुआ है। और चीजों को लेके हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई भी सरकार हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो उसका उस समय की परिस्थितियां होती हैं, जो उसका अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन कमियां सारे फील्ड में हैं, इसमें भी कमी है, इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। लेकिन आज की तारीख में जो कश्मीर में किया जा रहा है वो सराहनीय है, सराहनीय है, बिल्कुल। उसको तमाम लोग, बेचारे 4 लाख आदमी अभी और फंसे हैं, तमाम लोग एनडीआरएफ, दिलीप जी ऐसा है ना, एनडीआरएफ अपने आप में, एनडीआरएफ में क्या है देखिए, एक तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये चारों फोर्स से लोगों को निकाल के उनको ट्रेनिंग देके उनको एनडीआरएफ फोर्स बनाया जाता है। ये अलग से कोई नहीं है। तो अभी हमारे पास ऐसे 18 जो है यूनिट्स हैं। एक यूनिट में जो हमारे पास संख्या है 1149 लोग होते हैं, तो आप उसको गुना कर दीजिए तो करीब करीब 20,000 21,000 के आसपास हमारे पास वो फोर्स हो जाते हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। तो ये संख्या सेना के साथ मिलकर एकदम कम भी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस ढंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है लगातार केदारनाथ में, उसके मुकाबले केदारनाथ के बाद से नवदेव जी जो अभी जो तत्काल जो आपको इमीडिएटली, अगर आप लोगों की बात सुने, जो लोग फंसे हुए तो उनकी बात सुने, बीएनएस गई है एनडीआरएफ, 10 का मतलब ये हुआ कि 2-3 घर वाले फंसे हैं। जैसे लोग जो वीवीआईपी को पहले निकाल रहे हैं, वीवीआईपी के जो लोग वहां पे गुस्सा हैं, उनके कई और कारण हैं। जो लोग 4 दिन से भूखे हैं, उनको लगता है कि उनको भी राहत का सामान मिलना चाहिए। जो लोग, जिस तरह की आप वो बता रहे थे कि 4 दिन 5 दिन से वो आज पहुंचे हैं और पहुंच के जो बात वो आज कह रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना, और इन तमाम चीजों के बीच में आप ये देखिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट वहां जाके कैंप करते हैं, गृह सचिव वहां जाके कैंप कर रहे हैं, और ये किस लिए जा रहे हैं कि वहां तालमेल बिठाना है।
यानी कि ऐसे स्थिति में जो साधन आपके पास है भी, जो एक्सपर्टीज आपके पास है भी, जो टेक्नोलॉजी आपके पास है भी, उसका भी इस्तेमाल प्रॉपर तालमेल के अभाव के कारण नहीं हो पा रहा है। देखिए, फर्स्ट डे आपको मैंने कहा था कि दिलीप जी, जहां की 60-70 वर्षों से ये कभी कल्पना ही नहीं हो कि हमारे यहाँ बाढ़ आ सकती है, जिसने बाढ़ कभी देखा नहीं है, प्रशासन को अंदाजा हर ही साल नहीं है बिहार में आपके यहाँ बाढ़ आता है, वहां पे कौन सी तैयारी होती है? वहां पे कौन सी तैयारी होती है? 59 में आया था। नहीं, जम्मू कश्मीर में 59 के बाद। नहीं, मैं कह रहा हूँ कभी जम्मू आया ही कश्मीर नहीं। एक राज्य है। मैं कह रहा हूँ देश में कई इलाकों में, आसाम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, वहां पे स्थायी बाढ़ आती है, वहां पे कौन सी तैयारी है? वहां लोग भी अपने हिसाब से डेवलप करते हैं, बच्चों को तैरना सिखाते हैं, कठिनाई में कैसे बच्चों लोग तो अपने आप से डील करते ही हैं, वो मरते भी हैं, वो मरते भी हैं। मैं अवधेश जी, वो मरते भी हैं लोगों का हर साल बर्बादी, वहां पे फसल का भी तमाम बर्बाद आप जानते हैं। सवाल है कि जिस तरह ऐसा इस तरह का लगता है कि जब आपके पास कोई बड़ी इस तरह की त्रासदी से आपको डील करना पड़े तो आपकी तमाम खामियां जो है सामने आ जाती है। नहीं, खामियां इसलिए सामने आती है, ये तो इसलिए आई है, जैसे केदारनाथ था, वहां आदमी कुछ कर ही नहीं सकता था, वो ऐसी थी। ये आपको जम्मू कश्मीर है, यहाँ उन लोगों को ये माल कभी देखा ही नहीं बाढ़ क्या होता है, 3-3 पीढ़ी से वहां लोगों की भी तैयारी जो नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं वहां क्या क्या है, जो पीढ़ी नहीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी देख रहे हैं वहां भी समस्या है, लेकिन वहां आसानी होती है, लोग उसके अनुसार से अपने को डेवलप किया है। ऐसा नहीं है बिहार में अगर इतना बल चला जाए तो आप समझिए कि वहां एक आदमी नहीं मर सकता है पूरे बिहार में, क्योंकि वहां लोगों को सामने की स्थिति है। 2008 के पुष्पन मैं दिलीप, इसमें एक एस्पेक्ट हम लोग भूल रहे हैं, क्योंकि आपका डिस्कशन मेरा ख्याल है कि अब अंत की तरफ बढ़ रहा है। आप ये देखें कि इस वक्त भारतीय आर्मी लगातार बचा रही है, कोई उसमें कसर नहीं है। अरे उसके परिवार वाले बेचारे सब नहीं बचा रहे हैं। मैं एक एस्पेक्ट और लाऊं, अगर कह सकते हैं कि इनह्यूमन का कोई बदतरीन और बदसूरत चेहरा हो सकता है, वो इस वक्त हमको एक चीज देखने को मिल रही है जिसके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। वो ये कि कश्मीर के अंदर सेना पूरी ताकत के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट पहन में भी हुए, हाथ में हथियार भी है, टोपी भी लगाए हुए है, लोगों को हवाई जहाज पे भी चढ़ा रही है, नीचे से खाना भी पहुंचा रही है। लेकिन आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने पहले दिन वहां उतर के कहा कि न सिर्फ यहां बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे भी और जिस भी तरीके से हो। रेस्पॉन्स देखिए आप, इस क्राइसिस के अंदर भी कितने अमानवीय लोग हैं कि पाकिस्तान की सेना लगातार घुसपैठियों को भेज रही है और कश्मीर में एक जगह इनकाउंटर भी चल रहा है, सेना वहां भी लड़ रही है। मैं कह रहा हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखिए कि एक ऐसी घटना जिसमें यूएनओ मदद कर रहा है, जिसमें सारी दुनिया के लोग आगे आ गए हैं, पाकिस्तान के बारे में भी बात लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने एजेंडे को इस हालात में, जब वहां ह्यूमन ट्रेजेडी इतने बड़े लेवल पे हो रही हो, घुसपैठ जारी है और इनकाउंटर चल रहा है, सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल 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 पुष्पन, ये तो जो काम कर रहे हैं वो आदमी है ही नहीं, वो आदमी की शक्ल में वो राक्षस एक तरह के हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दो वापस लौटते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के प्रचार, आज वहाँ पे विराम लग गया प्रचार। अब परसों शनिवार को चुनाव है, वहाँ पे उपचुनाव होंगे, लेकिन ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए खासा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे अहम सीट है, जहाँ पर कि मुलायम सिंह के पोते 3rd जनरेशन मैनपुरी से लड़ रहे हैं, और वहाँ पे तमाम न सिर्फ मुलायम सिंह खुद बल्कि उनके भाई, उनके बाकी जो नेता है, तमाम वहाँ पे लगे हुए हैं। और पूरे उपचुनाव को अगर देखें, उपचुनाव में जो मुद्दे हावी रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के एक तरफ शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को लेके, लेकिन उससे भी बड़ा कि पोलराइज करने की तमाम कोशिशें की गई। जो सरकार जो सत्ता में है मुलायम सिंह, उन्होंने भी कोशिश की। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आप
वेस्टर्न यूपी के दौरे से लौट के आए हैं, क्या माहौल क्या है वहां पे इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, एक चीज तो जो कल घटनाएं घटी हैं उसमें तमाम सारे लोगों का मानना यह है कि समाजवादी पार्टी जब पोलराइजेशन की बात करती है और जिस आहिस्ता तरीके से, जिस मुनाफकत के साथ में, जिस मक्कारी के साथ में वो पोलराइज करती है, तो इस देश में लोग सवाल नहीं उठाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब लोग खुले में बात कहने लगते हैं तो लोगों को लगता है सारा पोलराइजेशन यही कर रहे हैं। सवाल यह है कि जोधा अकबर की कहानी किसने सुनाई थी चिल्ला चिल्ला करके? आजम खान ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा आजम खान से कि मुजफ्फरनगर के दंगों में उनकी क्या भूमिका थी। लेकिन हर चैनल पर, हर डिस्कशन में यह होता है कि देखिए साहब, ये दंगों का एमएलए दागी, दंगों का एमएलए दागी, आप संगीत सोम को चलाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया होती है। लोगों को लगता है 9 लोगों को पकड़ा जाता है, कादिर राना से लेकर सुल्तान तक को, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं होती। मेरा सवाल यह है कि अगर आदित्य योगिनाथ जो उनकी भाषा है और जो शैली है, और शैली और भाषा तय करने का जो हक है वो हर आदमी को अपना अपना है, अहमद बुखारी का अपना है, अबू आजमी का अपना है, आजम खां का अपना है, तो योगी आदित्यनाथ की शैली पर कैसे बात होगी? अगर वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तानों को 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि बाउंड्री वॉल बना दी जाए, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली नहीं है और सड़कें नहीं है, योगी आदित्यनाथ ये तो नहीं कह रहे कि 500 करोड़ रुपए मंदिरों को दे दिया जाए। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है? जो इधर है वो जाना नहीं चाहते, जो उधर है वो आ नहीं सकते, तो बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है? इस पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? तो बात यह है कि आजम खां कुछ कहेंगे तो कम्युनलाइज नहीं होगा। सिर्फ खर्चे सवाल नहीं, बात ये ना कि कब्रिस्तान में ही खाली गलत पैसा, अगर पैसा देखिए हम देखिए ऐसे कई ऐसे राजनीति में, भाषण में आप सेलेक्ट करके देखिए दिलीप, अपनी बात को कहने का हर एक का अंदाज होता है, उसको आप नहीं बदल सकते। कि अगर एक आदमी खड़े होकर के कह सकता है कि कारगिल के युद्धों में मुसलमान लड़े थे, तो उनका अपना अंदाज था, लोगों ने कहा। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोकसभा के चुनाव में अमित शाह ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, समझ में आता है। चुनाव निबट गए, इलेक्शन के यकायक याद आता है मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन पे चार्जशीट कर दिया जाए, और इस आनन फानन में, इस हड़बड़ी में चार्जशीट होती है, जो चार्जशीट के अंदर ही गलतियां होती हैं और वापस हो जाती है। आपको लगता है कि साहब उन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो उनको सुओ मोटो आप एफआईआर कर देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश की सरकार, समाजवादी सरकार, जो सेकुलर सरकार है देश की, जिसमें सबसे ज्यादा सेकुलर लीडर हैं, उनको ये याद आता है कि योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा में बोल रहे थे वही बाहर बोल रहे थे। चलिए अवधेश जी, आपको जैसे ही ये उन उपचुनाव के प्रचार का कमान जो है योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया, जाहिर है योगी आदित्यनाथ की छवि क्या है, उन्होंने जितने भाषण दिए हैं, उनका जो प्रचार अभियान रहा है, इस बात की पूरी समझ भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के नेताओं को, उनको पता था। तो शुरुआत से ही बीजेपी की रणनीतिक जो सियासी रणनीति है उसका आधार क्या है वो दिख रहा है इससे। देखिए, मैं मतलब आप जिस सोच से प्रश्न कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी सोच से जवाब दे दीजिए। उसका उत्तर मैं उस रूप में नहीं दे सकता हूं जी। छठे साठ्यम समाचरित जी, ये एक जो है एक पुरानी कहावत है, टीट फॉर टैट अंग्रेजी में कहावत है, जैसे को तैसा हिंदी में कहावत है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कल्याण सिंह के बाद अगर कोई नेता सीधा खड़ा होकर सामने अगर मुलायम सिंह यादव, मायावती और बोल सकता है, और जो एक सेकुलरवाद, जो एक पक्षीय पाखंडी सेकुलरवाद है, यानी मुस्लिम परस्त सेकुलरवाद, उसके सामने खड़ा होकर गैर सांप्रदायिक होते हुए और उसको चुनौती दे सकता है, तो वही भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत भी दिला सकता है, उसी का जन समर्थन भी बढ़ेगा। क्योंकि तो ये सबका साथ और सबका विकास जो है वो उसमें सबके साथ में समस्या नहीं, ताली कभी एक हाथ से दिलीप जी नहीं बजती है जी। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि देश में सांप्रदायिक तीखापन या विभाजन बढ़े, लेकिन अगर एक पक्ष से कोई खड़ा होकर कह रहा है तो इस देश में वो समय आ गया है कि उसको खुल के उसका प्रत्युत्तर उसकी भाषा में दिया जाए। क्योंकि आप जितने दिन शांत रहेंगे उतने दिन ही वो सांप्रदायिक घाव बढ़ेगा। मुझे तो आश्चर्य है कि यद्यपि जनता ने समाजवादी पार्टी ही नहीं, कई ऐसे नेताओं के इस सेकुलरवाद की राजनीति को नकार दिया, बावजूद उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ये पॉलिसी फिर पिटने वाली है।
जहां तक योगी आदित्यनाथ का प्रश्न है, देखिए ये सवाल है योगी आदित्यनाथ का नहीं है, जो वहां उपचुनाव हो रहे हैं जिसका प्रचार आज खत्म हो गया, उस प्रचार को अगर देखें, प्रचार के जो परिणाम आपको नजर आ रहे हैं वो किस तरह के नजर आ रहे हैं। पूरी लड़ाई अगर देखें वहां पे बीएसपी उपचुनाव में नहीं है, कांग्रेस पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, और साथ ही साथ जो स्थिति है सपा और बसपा में, वो किस तरह की लड़ाई है। ये लड़ाई उपचुनाव की जो लड़ाई बनी है, इसके आप 73 सीट आप लेके आते हैं 80 सीटों में, आपको एक तरफ से मोदी की लहर को बचाए रखना है, ये चुनौती है बीजेपी के लिए। मैनपुरी को बचाए रखना है, मुलायम के नाक का सवाल है। नहीं, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भाषण देते थे तो उस समय भी यही बात उठती थी कि ये व्यक्ति सांप्रदायिकता फैलाता है और इसको जनता नकार देगी। लेकिन आपने देखा कि जनता ने उसको कैसे स्वीकारा है। अब मोदी वहां मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन के नहीं जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से पिछले 15 सालों में एक श्रीहीन, ओजहीन, तेजहीन, नेता विहीन पार्टी हो गई थी, जिन कारणों तो उनको नेता मिला है अब योगी आदित्यनाथ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को उसकी तस्वीर, उसकी तासीर, उसकी तदवीर, उसकी तकदीर के अनुरूप जो है उसको नेता मिल गया है। और मेरा मानना है कि ये जो मुलायम सिंह से लड़ सकता है। नहीं, मुलायम सिंह से केवल नहीं लड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिसको मैं कहता हूं कि जो लोकसभा चुनाव से एक पैराडाइम शिफ्ट की शुरुआत हुई है जी, वो फर्दर उसका सुदृढ़ीकरण करेगा वो। यद्यपि मैं उनकी कुछ भाषा से सहमत नहीं होता हूं, लेकिन फिर भी समर्थन करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी को रहना है तो एक विश्लेषक के रूप में उसके पास यही रास्ता बचा है। तभी वो मायावती जो कि दलितों के नाम पोलराइज अगर कर सकते हैं तो पोलराइज करने का ही रास्ता सियासत में, चाहे मुलायम सिंह हो, पोलराइज का शानदार अगर जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब जो नेता आप पोलराइज कर सकता है सियासत में वही नेतृत्व कर सकता है। दिलीप साहब मेरी लाइन सुन ले। जी, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि जो नेता पोलराइज कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पोलराइजेशन अगर पोलराइजेशन का नंगा खेल इस देश में सेकुलर पार्टियां चेहरे पे नकाब लगा के खेलेंगी तो आप यकीन मानिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ हर बार पैदा होंगे और हजारों पैदा होंगे। आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि इस देश में ये उग्रवाद क्यों बढ़ा है, ये रेजिस्टेंस पावर क्यों बढ़ी है, क्योंकि जब हिंदू जवाब नहीं देता था तो लोग कहते थे हिंदू कायर है, अब हिंदू की भाषा में जवाब देने लगे तो आप कह रहे हैं पोलराइजेशन है। मैं कहता हूं आजम खान को क्या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, मुजफ्फरनगर का मास्टरमाइंड था, क्यों नहीं कादिर राना को पकड़ा गया, क्यों नहीं सईदुज्जमा को पकड़ा गया। ये तमाम नाम आए टेलीविजन के बावजूद भी, लेकिन गायब हो गए। लेकिन आप योगी आदित्यनाथ को पकड़ लेते हैं, कभी विनय कटियार को पकड़ लेते हैं, कभी उमा भारती को पकड़ते हैं, कभी सब साध्वी को पकड़ते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के जो इश्तियाल अंगेज तकरीरें देने में माहिर हैं, जो देश को गुमराह करते हैं, जो खड़े हम 1947 को जस्टिफाई करते हैं, जो पाकिस्तान दोबारा बनाने की बात करते हैं, उनके बारे में इस देश में बात नहीं होगी तो योगी आदित्यनाथ ऐसे ही भाषण देंगे। जी पुष्पेंद्र, जो लोग चाहे 47 की बात करके दे हो, चाहे कोई और बात करके, सवाल यह है कि यानी नेता अब वो होगा सियासत में, अब उनको सफलता मिलेगी जो लोग सीधा अगर हम कहें पोलराइज करने की, पोलराइज नहीं, जो सीधी जबान में सीधी बात का जवाब दे, उस पे मुलम्मे न पड़ाए, उस पे झूठ के शब्दों का प्रयोग न करे। जी, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं चलिए आप वो कहते हैं, मैं कह रहा हूं ध्रुवीकरण करके, मैं ये कह रहा हूं कि एक पक्षीय जो वो द्विपक्षीय मान लीजिए, लेकिन वही नेता सेकुलर बात के नाम पर। आपके पास में अवधेश जी लौटा, जो हरिकेश जी से मैं पूछ तो लूं कि एक बार आप और पुष्पेंद्र जी के बाहर हरिकेश जी, देखिए उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ इस तरह के लोग बहुत एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हम लोग तो एक अलग विचारधारा के लोग हैं, कभी हमेशा समाज में समरसता चाहते हैं, भले हमारे कामों की पर टिप्पणी हो और कहा जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, करते ही हैं लोग, कहेंगे भी, लेकिन हम चाहते यही हैं कि शांति हो और ठीक से लोग रहें, मिलजुल करके रहें, उसी से देश समाज का विकास होता है, सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए वर्तमान प्रधानमंत्री की इस बात पर मैं समझता हूं कि बहुत सही बात है जो उन्होंने एक बात ये कही कि मेरा अप्रोच ये है कि सबका साथ सबका विकास।
तो ये बात भी एक तरह से हो और इस तरह के लोग ये सब भाषण भी करते रहें, ये दोनों चीज़ एक साथ चल नहीं पाएगी। क्योंकि अब इसमें अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आजम खां तमाम अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनकी हैबिट है, तो उसी के टक्कर में इन लोगों ने इन्हें उतार दिया है और वो ये भी अपना अनाप शनाप बोलते रहेंगे। अब ये अगर अनाप शनाप दोनों लोग बोलते रहेंगे, कमाल का चीज है, तो हमारे आजम खां हैं, कांग्रेस ऐसे बहुत और भी तत्व मिलेंगे आपको। इमरान मसूद को प्रचार का जब मौका आ गया, भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। मेरा सवाल है कि जो सियासत है प्रदेश में और जहां सबसे बड़ा प्रदेश है, तो क्या अब देश का नेतृत्व, देश में नेता वो सफल होंगे अगर आप सीधा जो आप अवधेश जी कह रहे हैं शब्द का चयन कि आप ध्रुवीकरण अगर कर सकते हैं वोटों का, तो आप राजनीति में सफल है? तो बिल्कुल ये वही लोग सफल हो रहे हैं। ये नया फार्मूला है भारतीय सियासत में, ये सफल होने का। ये अनफॉर्चुनेट मैंने कह दिया ना कि अगर ये फार्मूला है तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लोग इस पर काम कर रहे हैं। है कि नहीं ये फार्मूला? हाँ है ये फार्मूला। आप हमको 1 मिनट बोल लेने दीजिए ना। इमरान मसूद का भी आपने नाम लिया जी, इसने जब वो बात बोली थी बोटी बोटी काट के फिर जी, तो मैं बिल्कुल उसका खिलाफत किया था और मैं लेकिन उनको प्रचार का कमान दिया गया अपने, वो ठीक है किया गया, लेकिन मैं अपनी बात यानी आप हमसे कुछ बात पूछ रहे हैं ना। देखिए पार्टियां तो इस समय जो कर रही हैं सबके सामने है, उसका विश्लेषण तो आप अपने ढंग से कीजिए। लेकिन मैंने अगर आज मैं कह रहा हूँ कि आजम खां ठीक बात नहीं बोलते हैं, या ये बीजेपी के जो नेता हैं आदित्यनाथ ये ठीक बात नहीं बोल रहे हैं, तो मैं ये भी कह रहा हूं कि इमरान मसूद भी ठीक बात नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको सुनने वाला नहीं है, आपकी पार्टी जो कोई ना सुने। और तमाम सियासी मैं दल अपना उनको प्रोटेस्ट वहां पर भी लाज कर दिया था, अपने पार्टी में भी बता दिया था कि ऐसे उम्मीदवारों को नहीं रखना चाहिए। पार्टी का न कल्चर है, न उसकी ये सोच कभी रही है। लेकिन पार्टी की जरूरत है, वो पार्टी इमरान मसूद को प्रचार मेरे देखने में कोई जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों की। लेकिन अगर पार्टियां ऐसा समझ के कर रही हैं तो ये चीज नहीं चल पाएगी कि सबका साथ हो, सबका विकास हो और शांति भी बनी रहे और सब कुछ ठीक से चलता रहे। अगर कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को आगे करके अलग करना पड़ेगा ना जी। इमरान मसूद हो या आदित्यनाथ हो या ये आजम खां, इस तरह के लोगों को हटाना पड़ेगा सीन से। सारी पार्टी लाया जा रहा है अवधेश जी इस वक्त। देखिए आप सबको एक ही तराजू में तौल रहे हैं। अच्छा, सबके लिए अलग अलग तराजू, अलग अलग तराजू होगा, क्योंकि इमरान खान ने कहा बोटी बोटी और हमारी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। आदित्यनाथ ने उस प्रकार के बयान नहीं दिया है कि इस देश में मुसलमानों को काट देंगे, मुसलमानों को हटा देंगे। नहीं बोल चुके हैं, उन्होंने। आप मुझे लगता है आजमगढ़ में जो बोला था पता ही नहीं जी, पूरा भाषण सुना उन्होंने। कहा मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपको भाषण सुना देता हूं। आजमगढ़ का भाषण मैं आपको भाषण सुना देता हूं, बहुत सारे भाषण सब बोलते हैं। दिलीप भाई आप मैंने वो सुना है भाषण उनका। उस पे मत जाइए, आप उस पे आ जाइए, भाषण तो लंबा है, आप उस पे आ जाइए। चीजें उन्होंने जो कही है उसमें से कहीं भी इस प्रकार की ध्रुवीकरण करने की भाषा अलग है। ध्रुवीकरण आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या समरसता का? अरे भाई, जब आप युद्ध में, जब आपने यहाँ चुनाव आप युद्ध क्यों बना रहे हैं? जो लोकतंत्र में परिणत कर दिया है, तो युद्ध में क्या सब कुछ जायज के लोकतंत्र में चुनाव को आप युद्ध बना के अगर किसने बनाया है भाई? किसने बनाया है? दिलीप Who is responsible for that? कोई सामने तलवार लेके गोली मारने के लिए अगर खड़ा है, अगर इमरान मसूद रिस्पॉन्सिबल है, आजम खान रिस्पॉन्सिबल है, योगी आदित्यनाथ रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कम से कम ये तो संदेश देना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र से होता है। यहाँ पे मंथन में देखिए, समुद्र मंथन में सब चीजें आती है। वो समय आएगा जब सटे साठ्यम समाचरित होगा तो एक संतुलन कायम होगा। वो संतुलन कायम, इस वक्त आप संतुलन कायम करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा जी। आप कह रहे हैं कि इसमें संतुलन कायम किया जा रहा है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, आप ही के टेलीविजन पे 3 दिन पहले एक डिस्कशन था। आपको याद होगा कि इस देश में एक वर्ग जो है हर टेलीविजन पे जा जाके ये बता रहा है ये लव जिहाद जो है उपचुनाव में फायदा पैदा करने के लिए बीजेपी ने क्रिएट किया है। जब सारे इतिहास का उसकी तारीख निकाल के बता दी कि ये लव जिहाद कल परसों नहीं आया, केरला से चल के आया है, कर्नाटक से चल के आया है, इस पे कांग्रेस के उमन चांडी की मोहर लगी हुई है, इस पे अच्युतानंद की मोहर लगी हुई है। मैं कह रहा हूं कि जब आप चीजें चल रही थी तो एक वर्ग इसको कवर अप कर रहा था और लगातार नहीं और मिसालें दे रहा था कि शाहरुख की बीवी ऐसी है, फलानी बीवी ऐसी है, लेकिन फोर्स कन्वर्जन को छुपाने के लिए आप उस पर कह रहे हैं कि बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। चुनाव विधानसभा का अभी 1 महीना पुरानी बात है, यह पिछले 10 साल पुरानी बात है। आप जब चीजों को कवर अप करते हैं तो जब दूसरा पक्ष उठाता है तो पोलराइजेशन की बात होती है।
मैं ये कह रहा हूं तो कि तमाम पक्ष पोलराइज कर रहे हैं। वही कह रहा हूं। आप ये देखिए मुलायम सिंह यादव अगर एफआईआर और मेरा सवाल जिसको की कोर्ट ने वापस किया, मेरी आपत्ति ये है जी कि मुलायम सिंह, मायावती, इस देश के सेकुलर एजेंडे चलाने वाले हजारों दुकानों के ठेकेदार, एनजीओ, जब एक तरफा कार्रवाई होती है तो किसी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता है। 600 दंगे कराने वाला मुलायम सिंह प्रकाश कारत के बराबर में बैठ करके सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट पा जाता है, तो इस देश में एक आम आदमी को धक्का लगता है कि सेकुलरिज्म की यह कौन सी तारीफ है। और मुसलमान इस देश के अगर मोदी के खिलाफ लगातार 2002 के दंगों की बात करते हैं तो फिर मुलायम सिंह के बारे में उनकी चुप्पी क्यों होती है? फिर अहमद बुखारी के बारे में चुप्पी क्यों होती है? कादिर राना के बारे में चुप्पी क्यों होती है? सईदुल हसन के बारे में चुप्पी क्यों होती है? इमरान मसूद के बारे में चुप्पी क्यों होती है? सवाल यह है कि फिर उसका काउंटर करने के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे लोग समाज में आते हैं और बहुत से सीनियर एलिमेंट इसलिए चुप होते हैं, जो अवधेश भाई कह रहे हैं कि फिर वो स्थिति आती है कि जो जैसा करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। और ये उपचुनाव के परिणाम के बाद खत्म हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये चल रहा है, सिलसिला चलेगा, ये चुनाव तक चलते नहीं होगा। चुनाव से मत जोड़ के देखिए, जब तक एक चुनाव से नहीं जोड़ के देखिए, नहीं, जब तक एक पक्ष जहां बहुपक्षीय हो वहां क्या करें? पंक्ति सुनिए, जहां मुलायम सिंह भी शामिल हो, जहां मुलायम सिंह भी शामिल हो, आप ये बताएं अवधेश थोपना चाहते जी, आप मेरे विचारों से प्रभावित मत होइए, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। अवधेश भाई, अगर बहुपक्ष एक पक्षीय हो तो आदमी उसको कंडेम कर सकता है। सवाल सुन लीजिए, पुष्पेंद्र से भी और आपसे एक सवाल है, एक लाइन बोल रहा हूं, अवधेश भाई से बुलवा लीजिए। बिहार के उपचुनाव के अंदर विधानसभा के ये कहा गया कि इस वक्त देश में सांप्रदायिक ताकतों की सरकार है। ये किसको गाली दी जा रही है? किस वोटर को गाली दी जा रही है? किस वर्ग को बताया जा रहा है कि एक सरकार चुन के आई है? आप लगातार कह रहे हैं कि ये जहरीले भाषणों की सरकार है, देश को गुमराह करने वाली सरकार है, ये देश तोड़ने वाली। तो उन लालू और नीतीश जैसे सेकुलर लोगों को जवाब देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र, आपने लालू और नीतीश और कांग्रेस और मुलायम और मायावती के उनके सेकुलरिज्म पे आप सवाल उठा रहे हैं, जायज है, आप उठाइए। सवाल यह है कि अगर यही स्थिति तमाम पक्ष के जरिए हो तो क्या फिर लोकतंत्र में इस तरह के चुनाव के क्या जब हम करेंगे तो सब पक्ष हो जाएंगे, वो सब करें तो हम अकेले होंगे। कमाल की बात है। ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों को मैं कह रहा था कि जब तक ये एक पक्षीय जातिवाद, एक पक्षीय सेकुलरवाद का अपराध इस देश में होता रहेगा, इसके प्रति विद्रोह की भावनाएं समाज में पैदा होती रहेगी। अभी विद्रोह की भावना सुनिए, उस विद्रोह का नेतृत्व किसी न किसी के हाथ में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, हरिकेश जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।